तो ये जो नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन पे क्लास है, अब आप समझ चुके होंगे। यानी इसका मतलब जो शुरुआत के 4 चैप्टर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपसे बोलता है, उस पहले चैप्टर का नाम है आपका सेंटेंस, जो कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जब कई वर्ड्स को एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में मिला देते हैं तो उससे एक मीनिंग निकलने लगती है, उसी को आप सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जो आप जानते हो वही चीजें मैं एक हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से एकदम ऐसा आपको फील हो कि एकदम शुरू से आप पढ़ रहे हैं। और सेंटेंस के जो है 4 प्रकार हैं, आप सभी को पता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 प्रकार हैं जो कि नॉर्मली हम जानते हैं, ठीक है। तो वो 4 प्रकार सेंटेंस के होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आप सभी को पता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर कोई सेंटेंस हमने लिखा कि रवि ईट्स मैंगोज, तो रवि ईट्स मैंगोज में क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा रवि, और ईट्स मैंगोज हो जाएगा प्रेडिकेट। अगर मैं बोलूं कि अ डिलीशियस, ठीक है, मैंगो इज ईटेन बाय रबी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा, यहाँ पे अ डिलीशियस मैंगो, ये आपका पूरा तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज ईटेन बाय रबी पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यानी प्रेडिकेट वहां से, जहां से वर्ब शुरू होता है वहां से पूरा का भाग प्रेडिकेट कहलाता है, और वर्ब से पहले का भाग जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन एक फिर इशू है कि जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचें, कई बार इन्वर्जन होता है। जैसे आपने कहा, सेंटेंस आता है कि हियर कम्स द किंग। देखिए मैं हल्का सा रिवीजन के साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एकदम से आप नया ना फील करें। हमने कहा कि हियर कम्स द किंग, ध्यान दे। अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि हियर कम्स द किंग, तो यहाँ ये बताओ कि क्या सब्जेक्ट आप जो है हियर को लगाएंगे, क्या हियर सब्जेक्ट होगा, तो नहीं। पहले ये इन्वर्जन, ये सेंटेंस जो है अपने सही फॉर्म में करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो आपको इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, द किंग कम्स हियर। द किंग कम्स हियर, यानी यहाँ पे द किंग सब्जेक्ट हो जाएगा और कम्स हियर प्रेडिकेट। तो ये बात ध्यान देना है कि हमेशा आंख बंद करके ये मत सोचना कि वर्ब के बाद वाला सब आपका प्रेडिकेट कहलाता है। कई बार यदि इन्वर्जन हो जाएगा, ऐसे केस में वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आ जाता है, तो सबसे पहले आप उसके करेक्ट ऑर्डर में रखिए, और फिर जब करेक्ट ऑर्डर में हो जाएगा तब फिर वर्ब के बाद, वर्ब के साथ बाद वाला सारा प्रेडिकेट। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो चीजें हैं, जैसे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये तो बहुत बचपन से आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है जी, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट वो है कि जो हम उसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो जो है आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस जान लिया, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जान लिया। अब हम बात करते हैं कि ये भैया फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। तो जब हम फ्रेज और क्लॉज की बात करेंगे, तो फ्रेज और क्लॉज बहुत सिंपल है कि फ्रेज क्या है, जब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हों जो मीनिंग दें, लेकिन उनमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो और एक कंप्लीट मीनिंग ना मिल पाए। जैसे हमने कहा इन द कॉर्नर, तो जब हमने इन द कॉर्नर बोला तो ये क्या हो गया, ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इन द कॉर्नर में आपको कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं मिलता है। अगर कोई ऐसा फ्रेज हो जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो लेकिन मीनिंग दे, तो अब क्या होगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा जी, ये फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत ठीक है, वही तो मैंने बताया, इसीलिए आपको इन्वर्जन वाला दे दिया, क्योंकि मैं ना यहाँ पे इन डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर मेरी बात सुनिए। मैं तो ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और बहुत छोटे टॉपिक हैं, और इन डिटेल हमने बुक 2 से पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि बस एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, ताकि हम चैप्टर 5 पे आ सके, ठीक है। इसलिए आप लोग उतनी ही चीजें मैं बता रहा हूँ जितना अभी जरूरी है यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ नाउन समझने के लिए, और आगे जो नीड पड़ेगी आगे के चैप्टर। तो इन द कॉर्नर आप सभी को पता है
कि ये जो है ये एक शब्दों का समूह है, इसमें क्या मिल रहा है आपको, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं मिल रहा है और ये पूरी मीनिंग नहीं दे पा रहा है। कोने में ठीक है भैया, कोने में है तो कोने में मीनिंग तो मिल रही है, लेकिन ये आंशिक है, पार्शियल मीनिंग है, फुल मीनिंग नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जी, ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। लेकिन अगर आप क्या करें कि अगर आप ऐसे शब्दों का समूह हो जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब भी हो और मीनिंग भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में अकेले ना हो, किसी एक बड़े सेंटेंस के अंदर हो, किसी एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट हो और उसमें और भी कुछ चीजें हों, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी क्लॉज क्या होगा, क्लॉज भी एक सेंटेंस जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। यानी जब आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए या सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए और ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसी एक सेंटेंस में दिखाई दे, वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर के और भी कई बड़े हुए हों स्ट्रक्चर, तो ऐसी कंडीशन में हर जो स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा जिसमें फाइनाइट वर्ब होगा, वो हर स्ट्रक्चर क्लॉज कहलाएगा। तो ये बात बस ध्यान देना है, ठीक है। तो क्लॉज वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को 100%? ठीक है, तो फ्रेज और क्लॉज में यही बेसिक अंतर होता है कि अगर क्लॉज है तो क्लॉज का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब तो होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप एक बात मत ध्यान रखिएगा कि क्लॉज का मतलब केवल सब्जेक्ट वर्ब है। अगर सब्जेक्ट वर्ब आप केवल बोलोगे तो वो तो सेंटेंस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने बोला सब्जेक्ट वर्ब, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अगर आपने बोला तब तो, अगर हमने बोला कि आई प्ले, तो सब्जेक्ट वर्ब है, क्या ये क्लॉज हो गया? बिल्कुल नहीं, ये क्लॉज है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने बोला सब्जेक्ट वर्ब तो ये तो क्लॉज है ही नहीं, ये तो सेंटेंस है। क्लॉज कब होगा? जब क्या होगा कि कोई एक सेंटेंस है आपका, बड़ा सेंटेंस, और उसके अंदर इस तरह सब्जेक्ट वर्ब वाले कई स्ट्रक्चर, तो जितने भी स्ट्रक्चर होंगे कम से कम एक से ज्यादा दो स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब इस तरह के कम से कम दो स्ट्रक्चर होंगे तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों स्ट्रक्चर क्लॉज कहलाएगा। अगर और ज्यादा है तो और क्लॉज हो जाएंगे। ये बात अपने लेवल पे ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर मैं पूछूं कि आप क्लॉज की डेफिनेशन बताइए, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज अ फाइनाइट सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब एंड आल्सो, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस। ऐसे कंडीशन में सिर्फ आपका बनेगा ये क्लॉज, जो एकदम आपको सिंपल और जो मैं एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल राजकुमार जी का भी कहना सही है। जो रेन एंड मार्टिन की लैंग्वेज हो ये कहती है कि किसी सेंटेंस का पार्ट हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो आप उसे क्लॉज बोलो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है, और एक वो सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, एक एग्जांपल दूं मैं, चलो। कंजंक्शन वगैरह अपनी जगह है, वो तो सब जोड़ने का काम करता है। आप लोग देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझना है, चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कठिन होता जाएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने में विश्वास करता हूँ और उसी तरह से आप लोग समझा करिए। ठीक है, बाकी जो नॉलेज है वो सिर्फ इसलिए रखना है कि आपकी समझ बने। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग एक काम करिएगा, शुरुआत के 3 लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो मैंने इस पे पढ़ाया है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तो मैंने बेसिक लेवल पे आपको बता दिया है। ठीक है, अगर एक छोटे लेवल पे और जल्दी से अगर मैं बताऊं तो आप बस इतना समझ लो। मुझे लग रहा है मैंने काफी बता दिया, तो अब इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। आप लोग एक काम करिएगा कि जो वीडियो पड़ी हुई है, शुरू की 3-4 वीडियो आप लोग खूब बढ़िया से जब भी समय मिले तो उतनी वीडियो, जितने भी नए लोग आए हुए हैं, ठीक है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो शुरुआत की 3-4 वीडियोज हैं उनको खूब बढ़िया से देखें। जब वो खूब बढ़िया से देखेंगे तो एक एक चीज उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है, बाकी अगर किसी को ना समझ में, बताइए सभी को समझ में आए कि नहीं। स्मिता सिंह ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज द बॉय हु स्टोल माय बुक। बिल्कुल, तो ये क्लॉज का एग्जांपल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो दो क्लॉज हैं। जैसे ही इज द बॉय, ये भी एक क्लॉज है, ठीक है, और हु स्टोल द बुक, ये भी, हु स्टोल माय बुक जो है यहाँ, ये भी एक क्लॉज है। ठीक है,
आई मेट अ गर्ल दैट वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ आई मेट अ गर्ल भी एक क्लॉज है एंड दैट वाज ब्यूटीफुल ये भी एक क्लॉज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम आगे आपसे बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक इन तीनों के बाद, यानी सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस, दूसरा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और तीसरा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है। जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ बिल्कुल भी मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है इन डिटेल तो मेरी लेक्चर्स को देखिएगा। फिलहाल मैं आपसे इतना से आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के हैं, ठीक है। तो उन पांच पांच जो 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है, और इसमें बस बताया गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या दिखाता है और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधे आते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच पे जिसका नाम है नाउन, ठीक है। अब हम क्रम से एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे चलेंगे। सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन के डेफिनेशन को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, ठीक है, उसके काइंड्स को देखेंगे, इसी प्रकार के प्रोनाउन पढ़ेंगे, ऐसे क्रम से पढ़ेंगे और एक एक चीजों को देखेंगे। तो चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं नाउन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप हमारी क्लास को देखे होंगे तो हमने वहाँ बहुत अच्छे से बताया है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ड क्लासेस है, बहुत अच्छा। मैंने और भी बहुत सी चीजें बताई हैं, आप लोग लेक्चर देखिएगा, इससे बहुत ही शानदार शानदार मैंने कुछ नई चीजें उसमें बताई हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो अब हम आ जाते हैं द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, सबसे पहले हम नाउन के डेफिनेशन को ले लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या देते हैं रेन एंड मार्टिन। तो रेन एंड मार्टिन नाउन की डेफिनेशन देते हैं कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। बहुत अच्छा। विनीता लेक्चर को आपने रिवाइज कर लिया है क्या? कितने लोगों ने ये वाला लेक्चर जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला लेक्चर है उसे रिवाइज किया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए तो आप लोग मेजर माइनर वर्ड क्लासेस बता रहे हो, तो मैं कहूँ कि भैया ये तो मैंने लेक्चर में बताया है, हो सकता है आप लोग कहीं और से भी पढ़े हो। गुड। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग काम कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं आप लोग दिल से। चलिए तो अब जो है, गुड, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये देखा कि नाउन क्या है जी, ये नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग है, और इसमें जो है जो थिंग है इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पर समझने की जरूरत है कि थिंग का मतलब क्या है। तो थिंग का मतलब यहाँ पे क्या है जी, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। बहुत अच्छा मीनिंग है। तो कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो पर्सन प्लेस तो आपको सीधे सीधे लग रहा है, और थिंग का मतलब कोई भी चीज आप जिसके बारे में सोचो वो सब। अगर नाउन के बारे में एकदम व्यवहारिक यदि मैं डिफिनीशन आपके बारे में बात करूं नाउन के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन हर एक वो चीज है, हम्म, इसे हम इस जमीन से लेके उस आकाश तक और धरती में यदि कहीं कोई पाताल है जहां तक, अगर हम जिन जिन चीजों को देख सकते हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जहां तक हमारी नजर पड़े, जहां तक हम देख सकें, जो हमारे सामने उन्हें छू सकें, और जो जो है हमारे जिनको हम देख ना सकें, छू ना सकें, जिनको केवल महसूस कर सके, वो सारी क्या होंगी, वो सब नाउन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। जिन्हें आप देख सकें, जिन्हें आप छू सकें, या जिन्हें आप महसूस कर सकें, वो सब आपके नाउन होंगे, यानी कैन टच, ठीक है, कैन सी, टच और फील, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब सीधे टाइप्स की बात करते हैं कि भैया नाउन के टाइप्स कौन कौन से। तो जो सबसे पहला टाइप आपके सामने आता है वो आता है आपका कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अगर आप नाउन के टाइप्स की बात करेंगे तो नाउन के टोटल कितने टाइप्स हैं कि 5 प्रकार हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर उसके बाद से आपका जो है कलेक्टिव नाउन, एरियल नाउन, और लास्ट में आपका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 5 प्रकार हैं। अब क्रम से हम एक एक को समझते हैं, हालांकि आप सभी जानते हैं लेकिन ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है।
तो इसलिए एक बार जो है इसे आप सभी को देखना जरूरी है। यहाँ से हम काफी सीरियस होके चलेंगे। जैसे आपको हो सकता है बहुत सी चीजें पहले से भी कुछ पता हो, हाँ, या बहुत अच्छे, उसके बावजूद भी हम हर चीज को बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हर एक टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं, ये कैसे लाइट कम देता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। हम एकदम रेन एंड मार्टिन के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब यहाँ पे रेन एंड मार्टिन ने एक आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, अशोका वाज अ वाइस किंग। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो नाउन अशोका है ये रिफर करता है किसी पर्टिकुलर किंग। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। लेकिन जो आपका किंग वर्ड है ये किसी को भी अप्लाई किया जा सकता है अशोका के अलावा, अशोका के साथ साथ दूसरे भी किंग को। ठीक है, तो इसलिए जब जब आप इसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाते हैं, ठीक है, नाउन के द्वारा, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है अगर उसको कॉमन कर देते हैं, यानी उसको कई लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो कॉमन नाउन होता है। मैं आप सभी को बताऊं कि जब मैंने केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया था, तो मुझे बताते हुए हमेशा इस बात का प्राउड होता है कि मुझे 60 में 52 मार्क्स मिले थे। ये अपने आप में केंद्रीय विद्यालय जैसे मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में 60 में 52 पाना बहुत मेरे लिए गर्व की बात रही। और मुझसे जब ये कहा गया, बहुत सी चीजें पूछी गई, तो मुझसे एक प्रश्न ये पूछा गया था कि व्हाट यू हैव रेड इन ग्रामर। या हमने बोला था कि सर मेरी ग्रामर अच्छी है, तो उन्होंने कहा ओके, देन टीच अस पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमें जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाइए, ऐसा मुझसे बोला गया। तो फिर मैंने उनको पहले बताया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उनके नाम गिनाए। फिर उसके बाद उन लोग ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उनको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले नाउन के बारे में बताना शुरू किया, फिर नाउन के काइंड्स बताने शुरू किया। तो मैंने उस समय जो डेफिनेशन बताई थी, और हमेशा मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि नाउन मतलब कॉमन नाउन की यदि आपसे बात की जाए, इसीलिए मैं कॉमन नाउन हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज कॉमन हो, यानी वो ऐसा हो कि वो कई जगह दिख जाए। ठीक है, जब कई चीज कॉमन हो, कई जगह दिख जाए, या जब कई चीजों को हम एक नाम से बुला लें, तो जब कई चीज को एक नाम से बुला पा रहे हैं आप, इसका मतलब कॉमन हो गया। जैसे आपने कहा कि टेबल, तो अब जो भी उस तरह का टेबल जैसा स्ट्रक्चर है वो सब टेबल ही कहलाएगा। जब किसी आप स्कूल में हैं तो आप सबको स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो ये कॉमन हो गया। तो यानी आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि जब कई चीजों को आप एक नाम से बुलाएं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि व्हेन वी कॉल डिफरेंट थिंग्स विद अ सिंगल नेम, व्हेन वी कॉल अ डिफरेंट थिंग विद द सेम नेम, जब आप डिफरेंट चीजों को एक नाम से बुलाते हैं, इन दैट कंडीशन दैट नाउन विल बी कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे आपने बोला स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, फिर आप उसके बाद में आपने अचानक बोल दिया टुन टुन, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट 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 जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे आपने टुन टुन बोला आप प्रॉपर नाउन पे आप आ गए, इसका मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप बोल रहे हैं सिटी 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 सिटी, ठीक है, अब जब आप सिटी 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 बोल रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी शहर, फिर अचानक आपने बोल दिया कि इलाहाबाद बनारस, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, अचानक वो एक प्रॉपर नाउन बने। ठीक, तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि व्हेन वी कॉल डिफरेंट थिंग्स विद द सेम नेम इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, एंड व्हेन वी मेक इट पर्टिकुलर, ठीक है, बाय गिविंग इट अ नेम, जब उसे एक नाम दे देते हैं हम पर्टिकुलरली, तो वो आप कॉमन नाउन बन जाता है सर। तो ये चीजें हैं जी। हम्म अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया जी, सीता इज अ प्रॉपर नाउन, कर लीजिए कॉमन नाउन, हरी इज अ प्रॉपर नाउन। तो मैं बल्कि ऐसे कभी नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर नाउन को पहले कभी नहीं बताता हूँ, मैं पहले कॉमन बोलता हूँ फिर प्रॉपर बोलता हूँ, क्योंकि कॉमन से ही प्रॉपर होता है, प्रॉपर से कॉमन कभी नहीं होता है। ठीक है, पहले आप कॉमन बताओ तब प्रॉपर आएगा, प्रॉपर पहले नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस तरीका ये होना चाहिए आपको जानने और समझने का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ओ
ये तो है। चलो बहुत अच्छा स्मिता, आपको 46 मार्क्स मिले, लेकिन जो है रिटेन में अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा, आप इस बार बिल्कुल रिटेन में आप इतना अच्छा लेके आओगे कि कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोग इतना मेहनत किए हैं तो आगे और अच्छा करेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम आप लोग को जो है हर एग्जाम में बेहतर कराएं। ठीक है, और बेहतर से बेहतर आपको नंबर मिले। चलिए, तो इतनी जो बातें हमने सीखी उसके आधार पर एक कंक्लूजन जो रेन एंड मार्टिन देते हैं, उस कंक्लूजन को हम समझ लेते हैं। वो क्या है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, जो एक प्रकार की चीजें होती हैं, या ठीक है सेम क्लास या काइंड एक प्रकार की चीजें हों, ठीक है, या आप जो है हर देखिए कॉमन, ठीक है, गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, यानी एक ऐसा नेम होता है जो कॉमन में हर पर्सन को दे दिया जाए, या कॉमन में हर वस्तु को दे दिया जाए, एक प्रकार की वस्तु को दिया जाए, वो कॉमन नाउन कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, जैसा कि कॉमन का मतलब होता है। फिर प्रॉपर की अगर आप बात करेंगे तो इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो ये होता है। तो बस यही द प्रॉपर का मतलब क्या होता है, वन स्पून। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कई बार आपसे एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछ लेगा कि चलो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सिर्फ इतना बताओ कि व्हाट डज प्रॉपर मीन। तो अब बच्चे वहां पे तमाम तो समझ ही नहीं पाएंगे हम जवाब कह रहे हैं, उनको तो डेफिनेशन आता है कि प्रॉपर का मतलब कोई पर्टिकुलर चीज। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर का मतलब भैया बताओ क्या होगा, ठीक है, तो वंस ओन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कॉमन का मतलब क्या होगा, शेयर्ड बाय ऑल। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये भी एकदम याद रखना, जो कि रेन एंड मार्टिन ने काफी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेन एंड मार्टिन क्या करते हैं, कुछ और भी चीजें देते हैं जो हमारे बड़ी काम की चीजें होती हैं, जो नॉर्मली हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू में हो या कहीं पर बात हो तो जरूर बताना चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन से ये ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, चाहे इनको जहां यूज कर लो, शुरू में यूज कर लो, बीच में यूज कर लो, सेंटेंस में, चाहे जहां यूज करो, लेकिन इनका जो स्टार्टिंग होगा, जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जो प्रॉपर नाउन है उसको कभी कभी आप कॉमन नाउन भी बना सकते हैं, यानी प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे आपने बोला कि ही वाज द लक मैन, यानी लक मैन ऑफ हिज एज। ठीक है, यानी लक मैन का मतलब यहाँ पे वाइस मैन है, यानी वह अपने एज का जो है वाइसेस्ट मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये आपका जो है, जो दूसरा वाला ले लीजिए, एक और एग्जांपल इससे ध्यान दीजिए, जो आप जानते हैं उसी से करते हैं जी। ये दूसरे वाले से ओके, ठीक है। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप शेक्सपियर और कालिदास दोनों को जानते हैं। तो अगर हम यहाँ से आपसे बोले तो यहाँ पे देखिए शेक्सपियर के पहले द लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, इस पे हम बाद में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिकली जान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर नाउन इतना ज्यादा फेमस हो जाए, इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि उसकी क्वालिटी, जो प्रॉपर नाउन है जब वो इतना ज्यादा फेमस हो जाता है एक समय के बाद, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन अपनी क्वालिटीज को जब उसके पहले आप द लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटी को व्यक्त करने लगता है, और उसके आधार पे जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी जो फीचर होती है, जो क्वालिटी बहुत प्रोमिनेंट होती है, वही क्वालिटी जो के आधार पे हम उसको कॉमन नाउन बना लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े, सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट थे, तो इसीलिए जब आप बोलते हैं कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कालिदास हैं ये इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे इंग्लैंड के। तो अब कालिदास का नाम और ग्रेटेस्ट जो ड्रामाटिस्ट है, ये दोनों क्या हो गया, सिनोनिमस हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया। तो इस वजह से आप शेक्सपियर का यूज करके भी वो कॉमन नाउन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप लोग कभी देखे होंगे बचपन में, या कई बार लोग हंसी मजाक में या गुस्से में बोल देते हैं कि तुम तो बिल्कुल रावण हो। ठीक है, अरे ये तो बिल्कुल रावण है। तो अब वो क्या रावण बन गया लड़का? रावण नहीं बन गया, उसके अंदर रावण की क्वालिटीज आ गई। तो ये हो गया। तो अब प्रॉपर नाउन यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोले कि टुनटुन इज द न्यूटन ऑफ द क्लास, तो इसका मतलब अब टुनटुन न्यूटन नहीं हो गया क्लास का,
न्यूटन की जो क्वालिटीज थी वो उसके अंदर आ गई, कोई एक क्वालिटी हमने देखी जो न्यूटन की उसके अंदर आ गई, तो हमने बोल दिया कि टुनटुन इज द न्यूटन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जैसे एक सोलोमन है, बहुत प्रसिद्ध जो है किंग थे, जो कि अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम ये बोले कि ही हैज बिकम द सोलोमन, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलना चाहते कि वो सोलोमन बन गए, इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि सोलोमन जैसे न्यायप्रिय थे उनकी तरह बन गया है। तो न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज। तो अब बस आपको सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि कई बार जो आपका प्रॉपर नाउन है वो इतना ज्यादा अपने किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि उस क्वालिटी की जब बात करनी होती है तो हमें वो प्रॉपर नाउन ही याद आ जाता है, और हम उसी के पहले द लगा देते हैं, तो इसका मतलब हम उस क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक तरीका है कि प्रॉपर नाउन कब कॉमन नाउन। तो ये एकदम क्लियर है आप सभी को, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब बन रहा है, इस तरह से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। इस तरह हमने जो है थोड़ी सी जो बारीकियां थी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन वो भी देख लिया। एक और मैं आपके सामने सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या आप किसी नाम को प्रॉपर नाउन, एक मैं सिचुएशन बना रहा हूँ और थोड़ा आप लोग गेस करिएगा और आप लोग बताइएगा कि सिचुएशन में आप क्या मानोगे। जैसे सपोज करिए कि आप बोल रहे हैं स्टूडेंट 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 बोल रहे हैं, लेकिन अचानक जो है आपने बोला, मान लीजिए नाम लिया, आपने कहा टुनटुन, और जब आपने टुनटुन बोला, या टीचर अटेंडेंस ले रहा है स्टूडेंट का, उसने रोल नंबर 1 2 3 4 बोला, या नाम लेके उसने बोलना शुरू किया, उसने नाम लेके बोलना शुरू किया, और जैसे टुनटुन उसने बोला तो अचानक जो है 3 बच्चे एक साथ बोले प्रेजेंट के साथ। अगर 3 बच्चे एक साथ प्रेजेंट बोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए, आप टुनटुन प्रॉपर नाउन होगा कि कॉमन नाउन होगा, उसको क्या करें। अब बताओ, जब 3 3 लोग एक नाम से मिल गए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब जब एक नाम से कई लोग मिल गए तो ऐसी कंडीशन में अब उनके अंदर चीजें तो कॉमन हो गई, और वो कॉमन सबसे पहली चीज उनकी क्या होगी, उनका नाम ही कॉमन। तो अब उनका नेम कॉमन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अब इसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए टीचर क्या कर देता है, उसको नाम अलग अलग कर देता है, टुनटुन 1 टुनटुन 2 टुनटुन 3 ऐसे बोलेगा। या फिर टीचर ये कर देता है कि टुनटुन सन ऑफ गुनगुन, टुनटुन सन ऑफ राम प्रसाद, टुनटुन सन ऑफ प्यारेलाल, ऐसे कर सकता है टीचर जो है। तो इस प्रकार से भी वो बुला सकता है। ठीक है, या फिर उसके टाइटल को ऐड कर देगा, टुनटुन कुमार, टुनटुन सिंह, टुनटुन यादव। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। तो ये तरीके फिर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया कि कई बार जब एक ही प्रकार से कई नाम आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी वो कॉमन नाउन हो जाता है नाम के आधार पे। फिर उसके बाद जब उससे हम फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं तब फिर वो प्रॉपर नाउन बनता है। आई होप इट इज क्लियर टू। अब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, ठीक है, आप पर्सन्स आर थिंग्स टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ, ठीक है, एज वन होल। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, ये मतलब ऐसे पर्सन्स या थिंग्स की बात करता है जिनको एक साथ में आप लेके बात करते हैं और एज अ वन होल बात करते हैं, मतलब उनके ग्रुप को मिला लेते हैं, एक प्रकार के किसी वस्तुओं के पूरे ग्रुप को या एक प्रकार के किसी पर्सन के ग्रुप के कलेक्शन की बात करते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, ज्यूरी हो गया, फैमिली हो गया, नेशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कमेटी हो गया। अब आपके एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये देखिए एक कलेक्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस चीज का कलेक्शन है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फ्लीट, तो फ्लीट के बाद आप ऐसे लिख देगा कि फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ। अब ये आपका क्वेश्चन है, फ्लीट इज अ कलेक्शन, आप उसमें 4 ऑप्शन उसने कर दिया, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वो वाला करेक्ट होगा जिसमें लिखा होगा कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेसल्स, या शिप्स होगा या केवल वेसल्स होगा। तो इसमें से जब कोई इस तरह का ऑप्शन होगा तब ऐसी कंडीशन में वो सही होगा, और दूसरी चीजें और चीजें ऐड हो जाएंगी तो वो सही नहीं। हम्म, तो यही चीजें ध्यान रखना है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है,
इसीलिए आप ये नहीं कि किसी में कोई भी चीज ऐड कर लें, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा कि फ्लीट है क्या, ये किस प्रकार की चीजों का ग्रुप है। आर्मी क्या है, आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर है। क्राउड क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। हर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ कैटल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैटल है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। जूरी क्या है, अ ग्रुप ऑफ क्या है, मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे इसमें बहुत से हैं, मैं तो आपको देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको थोड़ा सा ये जितने भी ग्रुप्स हैं आपको अपने लेवल पे थोड़ा सा और सर्च करना है, और आप लोग को काम करना है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इन ग्रुप्स के अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हार्ड, आर्मी, फ्लीट, पूरी, इतने तक ये तो छोटे नॉर्मल है। तो ये जितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं ये बड़े कॉमन वाले ग्रुप हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी कुछ ग्रुप हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप क्या करें, आप लोग को ग्रुप में ऐसे जितने भी आपको ऐसे कलेक्शन मिले जो कि थोड़े से अलग नजर आए, जो कि सामान्य नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, उनको आप लोग ग्रुप में भेजिए ताकि आपके दूसरे साथियों को बेनिफिट मिले, और एक बहुत अच्छा आप लोग का ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बन पाए। में आप लोग अपने नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करिए, जहां भी कुछ बढ़िया चीज मिले उसको शेयर करिए, जो चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए फायदा है। और जब भी आप शेयर करें, जब भी आप कोई चीज करें, तो ध्यान रखें थोड़ा सा जो घटिया बुक्स हैं, जो बहुत ही बेस लेवल की बुक्स हैं, उनसे बचें, अच्छी बुक्स में देखें, या कहीं पर कोई सामान्य बुक भी हो, लेकिन अगर कोई चीज अच्छा दिख जाए, इस तरह से जो हम बातें आपको कह रहे हैं वो आप शेयर करें। तो ये आपने कलेक्शन की बात देख ली, अब हम बात आगे बढ़ते हैं। दूसरे नेक्स्ट जो है देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। इसमें अब क्वालिटी मिलता है, एक्शन मिलता है, स्टेट मिलता है। ये बहुत बढ़िया रेन एंड मार्टिन ने डिवाइड किया है कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डीपर लेवल पर समझना है तो आप ये समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीजें की बात होगी, क्वालिटी की बात होगी, एक्शन की बात होगी, और स्टेट की बात होगी। ये तीन चीजें होंगी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच बिलोंग्स, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब जैसे आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी में जैसे गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, वाइटनेस हो गया, ठीक है, डार्कनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, ब्राइटनेस हो गया, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एक्शन में क्या होगा जी, जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड। स्टेट में क्या हुआ, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सब हो गया। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि भैया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, अगर आपके एग्जाम में अगर सिंपल सा पूछ दिया जाए कि पॉवर्टी क्या है, तो बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि इसको हम कहाँ रखें, ठीक है। स्लेवरी क्या है, कई बार हम नहीं समझ पाते कि किस कैटेगरी में इसको रखें। निश्चित रूप से ये जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात कर दिया है, इससे आपके लिए काफी आसान हो गया, और यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल भी हो गए। कई बार तो हमने ये देखा है कि रेन एंड मार्टिन में जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्पल दिए रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो इसीलिए जो कम से कम एग्जाम्पल दिया उससे तो एकदम रट्टी डाली है एकदम। स्टेट मीन्स अवस्था, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप, ठीक है। द नेम्स ऑफ द आर्ट एंड साइंसेस, ठीक है। अब ये जो नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंसेज है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये बहुत बढ़िया है। क्या होता है कि आप इसको, आप लोग बहुत लोग कॉमन या प्रॉपर नाउन भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियरली बोल दिया तो अब आपके लिए काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो ऐसे ग्रामर लिख के आता तो आप क्या समझते हैं, बहुत डाउट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कर दिया, ये चीज है। तो वी स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अब ये बता रहे हैं कि ब्रेव सोल्जर, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दिस क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा जब ये कनेक्ट रहेगा तभी आप सोचना है। आप इस क्वालिटीज को अलग भी कर सकते हैं किसी पर्सन या थिंग से। और जब आप बात करेंगे ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, इन तीनों में जो अलग अलग वर्ड्स आए थे एडजेक्टिव, तो ये क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो है आपका इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से नाउन से जो है आप उसके में जो उसकी क्वालिटीज उसके साथ ऐड हो रहा है, उसको जब आप अलग कर दे रहे हैं तो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है।
तो आप ये कह सकते हैं कि सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम पर्सन देमसेल्व्स एंड गिव इट नेम। तो जब हम क्या करें कि जब हम किसी पर्सन को ये देखें कि वो पर्सन क्या करता है या क्या फील करता है, ठीक है, इसकी बजाय कि वो पर्सन जो है कैसे उस पर्टिकुलर क्वालिटी से कनेक्टेड है और उसको एक नाम दे दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ का मतलब अलग करना, किसी चीज से खींच के कोई चीज अलग करना। तो जैसे आपने बोला अब्रेव सोल्जर, तो आपने ब्रेव को इससे अलग खींच लिया सोल्जर, ठीक है। अब इससे अलग एक इसकी एंटिटी बना दी और आपने बनाया ब्रेवरी, ठीक है। तो ब्रेवरी किसी के अंदर हो सकता है, तो अब ये आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, जो नाउन में जो फीचर होते हैं एडजेक्टिव के रूप में, उन्हीं फीचर्स को अलग एंटिटी देके अगर आप उसे एक नेम देते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो ये थोड़ा सा कठिन तरीके से यहाँ रेन एंड मार्टिन ने बताने की कोशिश की है। बिल्कुल आपको ये भी समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ना समझ में आए तो सिंपल चीज तो आप समझ ही रहे हो, इक्वालिटी, एक्शन, स्टेट और द नेम ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड साइंस, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कैसे बनता है। अभी ऐसे नहीं पूछता कैसे बनता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो एडजेक्टिव है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे आपसे पूछेगा। तो ये आपको रेडी रहना है। जैसे आप देखिए एडजेक्टिव से कैसे बनाया जाता है, तो एडजेक्टिव जैसे काइंडनेस है, तो आपने क्या किया, जब इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो आपने काइंडली, इसी प्रकार से ऑनेस्टी से ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। और ज्यादातर आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो इसी तरीके से बने, एडजेक्टिव से बने। फिर आपके दूसरे नंबर पे है कि फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी बन सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे, जैसे ओबीडियंस है तो ओबीडियंस से, ठीक है, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, हम्म सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे से क्या बन जाएगा, ओबीडियंस बन जाएगा। इसी प्रकार ग्रो, ग्रो वर्ब है, ग्रो से क्या बन जाएगा जी, ग्रोथ बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। एडजेक्टिव आपका क्या है, काइंड, काइंड से आपका काइंडनेस बना, इसी प्रकार ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आप। फिर तीसरा ध्यान दें, यहाँ क्या हुआ है जी, फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, चाइल्ड से क्या बन गया जी, चाइल्ड। इसी प्रकार से स्लेव एक कॉमन नाउन है, स्लेव से क्या बन गया जी, स्लेवरी। तो ये आपने देखा, ये बहुत ही शानदार तरीके हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, ठीक है, तो ये कम से कम आपको ये तीनों याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन पलट के ये पूछ दे सकता है कि इन व्हाट वे, ठीक है, या व्हाट इज नॉट अ मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, व्हाट, ठीक है, व्हाट इज नॉट अ मेथड ऑफ फार्मिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा इसमें एक तरीका नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने का। अब इसमें से ये तीन तरीके दे देगा, फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम कॉमन नाउन, और एक आपको कुछ और दे देगा। तो अगर आपको ये तीनों पता है तभी तो आप वहां पे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन और यहीं से घुमा के पूछ देगा कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, या व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर वे टू मेक अ एब्स्ट्रैक्ट, मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, या हाउ द वेयर फ्रॉम, या फ्रॉम वेयर मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कहाँ से जो है आपके ज्यादातर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड होते हैं। आप कहाँ से बताएंगे जी, एडजेक्टिव, वर्ब, कॉमन नाउन, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम सारी चीजों को देख रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों में आपको मीनिंग निकालना है, खोजने की कोशिश करना है, डीपर लेवल पे जाना है। मैं तो, मुझे लगता है कि अगर मैं 3 लाइन पढ़ूं तो 3 लाइन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि समझने की कोशिश करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान देना। अब हमने कहीं ना कहीं आपके सारे जो है आप देख लिया, शुरुआत से लेके कि किस प्रकार से जो है आपके जितने भी नाउन्स हैं अलग अलग किस तरह से चल रहे हैं। अब सबसे लास्ट में जब हमने सब देख लिया तो एक और तरीका है, ये बता रहे हैं टाइप्स के नाउन से। दूसरा तरीका क्या है कि आप नाउन को दूसरे प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो क्या है जी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
ठीक है। तो एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन है नाउन को, कि आप सीधे सीधे उनको बोल दो भैया नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये भी कर लो। तो जब काउंटेबल की बात करोगे, काउंटेबल नाउन्स या इन्हीं को काउंट्स नाउन बोलते हैं, या इन्हीं को काउंटेबल्स भी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, यानी जिसको भैया काउंट कर लो काउंटेबल हो गया। और अगर नेम्स ऑफ थिंग्स हो जाए जिनको आप काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल हो गया। अब एक बात ध्यान देना, हम लोग अक्सर कह देते हैं कि भैया हम मिल्क को काउंट, शुगर काउंट कर सकते हैं, गोल्ड काउंट कर सकते हैं, भैया ये काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वस्तुएं हैं, और जो आप काउंट करते हैं उनके वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो उनको आप पीसेस बोलते हैं। जैसे मिल्क है, तो आप बहुत सर मिल्क तो काउंट कर सकते हो, तो मिल्क नहीं काउंट कर सकते, पैकेट बोलते हो आप, पैकेट ऑफ मिल्क बोल सकते हैं। ठीक है, पीसेस, ठीक है, पीसेस आप शुगर बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूब्स आप शुगर बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ये जो है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा थिंग्स होती हैं, और इनको जब आपको काउंटेबल बनाना होता है तो फिर आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, पीसेस ऑफ, ठीक है, पैकेट्स ऑफ, ठीक है। ऐसे बहुत तरीके हैं अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन नॉर्मली जो है ऐसे ही करते हैं, आइटम ऑफ, ठीक है, इस तरह से करके इसको काउंटेबल नाउन, ठीक है। बिल्कुल, ग्लास ऑफ वाटर जैसे हो गया, वाटर आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन जब ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं तो काउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हमारी क्लास लगभग एंड होने के कगार पे है, और ऊपर से अब तक जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं बहुत ही शानदार मेरे ख्याल से। आप सभी पहले से बहुत ढेर सारी चीजें जानते थे, और मैंने बस उसी तरीके को जो है, अगर आप मनी की बात करेंगे तो मनी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, आप रुपीज जो है वो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान दें। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। एक छोटी सी वीडियो है, चंचल आप उस वीडियो को शेयर कर देंगी। दो मुश्किल से 2 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो है, चंचल क्लास में है, तो आप उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चंचल, जिसमें हमने बहुत अच्छे से जो है, जो नाउन के पांचों प्रकार हैं उनको बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से आप लोग को सिखाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन जो मैंने आज की क्लास पढ़ाई है, उस क्लास को जो है एक छोटा सा वीडियो है जो कि 3-4 मिनट का है, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो ये एकदम हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और इसी के साथ से जो है आज की हम क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, उसके बाद वाले चैप्टर, मतलब इसके अब तो एक्सरसाइज है तो कल की क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, और समय बचेगा तो आगे के चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट टू एवरीवन।